हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो तक हमने जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और उसके साथ में जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो एजिटेशन हुआ या फिर एक प्रकार से हम देखें तो उन्होंने जो अपने सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की तो उसका एक प्रकार से जो मूवमेंट हुआ। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो उसके अगर जब जो आईएनए के सोल्जर्स थे उनको भारत के अंदर लाया गया और फिर उनके ऊपर एक प्रकार से हम देखें तो उनको कोर्ट मार्शल का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। तो उनके एक प्रकार से उनके ट्रायल के विपक्ष में भी बहुत से एक प्रकार से हम देखें तो एजिटेशन हुए, बहुत से मूवमेंट चले और उसी के साथ साथ जो आरआईएन म्यूटिनी हुई, जो रॉयल इंडियन नेवी के अंदर जो म्यूटिनी हुई, उसकी वजह से अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो 1945 में जो इलेक्शंस अनाउंस्ड हुए थे तो उनका क्या रिजल्ट रहा और किस प्रकार से उन्होंने आगे वर्किंग की। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस की किस प्रकार की परफॉर्मेंस थी। अगर हम देखते हैं कि जो नॉन मुस्लिम वोट्स थे, मतलब इसका मतलब हम मान सकते हैं जैसे हिंदूज हुए, सिख्स हुए, पारसीज हुए, तो एक्सेप्ट जो मुस्लिम्स थे उनके अलावा जो वोट्स थे तो लगभग 90% वोट्स थे वो कांग्रेस ने गेन किए। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें एक प्रकार से 102 टोटल सीट्स थी, जिनमें से 57 सीट्स थी वो कांग्रेस ने गेन की। तो इसका मतलब उन्होंने क्लियर मेजोरिटी वहाँ पे वो लेके आए। जिसी के साथ हम बात करते हैं कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए वहाँ पे वो बहुत से ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस के अंदर वो क्लियर मेजोरिटी के अंदर आए, जैसे जैसे बंगाल, सिंध, पंजाब। तो इन प्रोविंसेस के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो वो मेजोरिटी के अंदर थे और उसी के साथ में जो एनडब्ल्यूएफ और जो असम के इलाके थे वहाँ पे भी उन्होंने एक प्रकार से मेजोरिटी ही इस्टेब्लिश की थी। तो कांग्रेस ने जो भी एक प्रकार से हम देखते थे जो ये दोनों इलाके थे एनडब्ल्यूएफ और जो असम थे तो वो भी एक प्रकार से मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज होने के बावजूद भी एक प्रकार से कांग्रेस ने वहाँ पे एक प्रकार से क्लियर मेजोरिटी वहाँ पे लेके आए। इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही। तो जो मुस्लिम वोट्स थे उनके 86.6% वोट्स मुस्लिम लीग ने गेन किए। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल असेंबली थी जिसके अंदर उन्होंने 30 रिजर्व सीट्स थी उनमें उन्होंने इसको कैप्चर किया। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन थी वहाँ पे ये मेजोरिटी के अंदर आए, बंगाल और सिंध के अंदर ये मेजोरिटी में आए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 1937 के अंदर जो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जब मुस्लिम लीग थी वो एक प्रकार से बिल्कुल भी किसी प्रकार की जो स्टेब्लिशमेंट थे किसी प्रकार की पार्टी बनकर नहीं आई थी, लेकिन अब एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स के लिए डोमिनेंट पार्टी के रूप में आई वो मुस्लिम लीग ही बन के आई, जो कि 1945 के जो इलेक्शन हुए उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे गए, क्योंकि 1937 में मुस्लिम लीग को कहीं पे भी एक प्रकार से मेजोरिटी नहीं मिली थी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो लगभग 86.6% वोट्स थे वो मुस्लिम लीग ने ही गेन किए थे, जो मुस्लिम्स के वोट थे। एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ इसमें। उसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट कांग्रेस आई और उसी के साथ हम बात करते हैं कि अगर जो वहाँ पे अकाली दल और एक प्रकार से जो अकाली दल थे वो जो खिजर हयात खान थे उन्होंने एक प्रकार से अगर हम देखें तो कोalition के साथ वहाँ पे अज्यूम वो पावर में वहाँ पे आए। इसके बाद हम बात देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इलेक्शंस की इसमें क्या क्या ऐसे जो सिग्निफिकेंट्स थे, तो जिसमें देखते हैं कि जो यूनिट स्ट्रॉन्ग अगर हम देखें तो एक प्रकार से जो कम्युनल वोटिंग हुई, एक प्रकार से जो इलेक्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम्युनल वोटिंग देखी गई कि एक प्रकार से मुस्लिम को वोटिंग कर रहे हैं, हिंदूज को वोटिंग कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनल वोटिंग दी गई और उसी की वजह से हम देखते हैं जो इसके अलग अलग जो सिम्टम थे वो जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको इफेक्ट किया। और एक ही साथ हम देखते हैं जो लिमिटेड फ्रेंचाइज थी कि फॉर द प्रोविंसेज लेस देन 10% ऑफ पॉपुलेशन कुड वोट की, जो हम देखते हैं जो पॉपुलेशन थी, अगर हम देखते हैं एक प्रोविंस के अंदर जितनी पॉपुलेशन थी उनमें से लगभग 10% ही वोटिंग कर पा रहे थे। और अगर हम बात करते हैं सेंट्रल असेंबली की तो वहाँ पे तो 1% से भी कम लोगों ने एक प्रकार से वो एलिजिबल थे इसके वोटिंग के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन किस प्रकार से आया। जो एटली की गवर्नमेंट थी अगर हम देखते हैं तो जो 1945 में भी वहाँ पे भी चेंज हो चुका था, ब्रिटेन के अंदर भी वहाँ पे एक प्रकार से लिबरल गवर्नमेंट आ चुकी थी और एक प्रकार से वो क्लीमेट एटली एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बने। उन्होंने अनाउंस किया फरवरी 1946 में कि वो एक प्रकार से एक हाई पावर्ड मिशन भारत की तरफ भेजेंगे, जिसके अंदर 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स मेंबर्स होंगे, जैसे पैथिक लॉरेंस जो कि एक प्रकार से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स जो कि एक प्रकार से प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और साथ ही में बात करते हैं थर्ड व्यक्ति वो थे एवी अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे। तो उनको भारत के अंदर भेजा जाएगा और वो भारत के अंदर आएंगे और एक प्रकार से वो यहाँ पे देखेंगे या फिर यहाँ के लोगों के साथ नेगोशिएशंस करेंगे, पीसफुली नेगोशिएशंस करेंगे कि एक प्रकार से यहाँ पे किस प्रकार के जो हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं और किस प्रकार से हम आगे की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं इस मिशन के हेड के रूप में पैथिक लॉरेंस को रखा गया जो कि एक प्रकार से इसके चेयरमैन बने। और अगर हम देखते हैं तो वो पैथिक लॉरेंस एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थे। जिसके बाद हम बात करते हैं कि वाई ब्रिटिश विड्रॉल सिम्ड इमिनेंट नाउ, कि अब एक प्रकार से ऐसा क्यों दिखने लगा कि ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के कन्फर्म जाएंगे ही, क्योंकि एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो उनकी एक प्रकार की जो हैगीमनी थी, एक प्रकार से जो अगर हम देखें तो उनका जो
पावर था पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा था, या फिर उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस थी। तो लेकिन जब वॉर एंड हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद हम देखते हैं ना तो उनके पास सोल्जर पावर हुआ, एक प्रकार से ना तो वो मिलिट्री पावर थे, ना ही अब एक प्रकार से वो नेवल पावर रह गए थे, और ना ही एक प्रकार से देखें तो वो इकोनॉमिक पावर रह गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो एक प्रकार से जो ब्यूरोक्रेसी थी और एक प्रकार से जो लॉयलिस्ट सेक्शन था, वो भी अपनी अब लॉयल्टी चेंज कर चुका था। वो भी एक प्रकार से अब देखने लग गया था कि एक बार जब 1937 के अंदर ही जो अगर हम देखें तो जो मिनिस्ट्रीज़, कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज़ बनाई, तो एक प्रकार से वहीं से ही जो ब्यूरोक्रेसी और जो लॉयलिस्ट सेक्शन था, उनका एक प्रकार से हम देखें तो डाइवर्जन स्टार्ट हो गया था। वो एक प्रकार से चेंजेज़ करने स्टार्ट कर चुके थे। तो अब उन्हें भी लगा कि हमें एक प्रकार से अपनी लॉयल्टी को जो इंडियंस हैं, उनकी तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि एक प्रकार से कभी ना कभी तो कांग्रेस यहाँ पे गवर्नमेंट बना ही लेगी, और एक प्रकार से अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना ही है। तो इस वजह से अब ब्यूरोक्रेट और जो लॉयलिस्ट सेक्शन था, वो भी उनके साथ नहीं था। लाइक जैसे हम बात करें तो अगर आर्म्ड फोर्सेज़ थी, तो वो भी अब उनके खिलाफ हो चुकी थी। और अगर इसके बाद हम बात करें तो ब्रिटिश स्ट्रेटजी थी, लाइक जैसे रिप्रेशन की और एक बार जो कॉन्सिलिएशन की, तो उनकी भी एक प्रकार से लिमिटेशंस होती हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं कि अभी कितनी एक हद तक आप रिप्रेशन कर सकते हो। तो रिप्रेशन आप का एक लिमिटेड होगा, और उसी के साथ हम देखते हैं कि जब आर्म्ड फोर्सेज भी आपके साथ नहीं है, पुलिस फोर्सेज भी आपके साथ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं है, किसी प्रकार के लॉयलिस्ट लॉयलिस्ट जो आपके पहले के लोग थे वो भी आपके साथ नहीं है, तो आप किस प्रकार से रिप्रेशन करोगे? एक प्रकार से सभी जो है जो आपके खिलाफ मूवमेंट के लिए तैयार है। तो एक प्रकार यही आगे हम देखते हैं कि जो आफ्टर द क्रिप्स ऑफर देयर वाज अ लिटिल लेफ्ट टू द ऑफर कंसोलिडेशन एक्सेप्ट फुल फ्रीडम, कि अगर हम देखें तो जब क्रिप्स ऑफर आया था, तो क्रिप्स ऑफर आगे आने के बाद में एक प्रकार यहाँ भी बिल्कुल भी अब चांसेस नहीं थे कि आप किसी प्रकार का कॉन्सिलिएशन कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की अगर हम देखें तो बातचीत कर सकते हैं। आपको केवल और केवल भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी होगी। उसी के साथ हम बात करें एक जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को भी आप रिप्रेस कर रहे हैं। उसी के साथ-साथ आप फोर्स को जो गवर्नमेंट की जो फोर्सेज़ हैं वो इन जो पीपल्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रही हैं। और एक प्रकार से हम देखते हैं जो आपको कंटिन्यूअसली आप सेडिशन के चार्जेज़ लगा रहे हो, और साथ ही में आप अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करने के, अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए आप बिल्कुल ही एक प्रकार से रिप्रेशन का सहारा ले रहे हो। तो ये बिल्कुल आप इस चीज़ को कब तक एक प्रकार से कंटिन्यू रख सकते हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो एफर्ट्स टू हू द कांग्रेस से एक प्रकार से हम देखें तो कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के ये एफर्ट्स ही थे कि उनके माध्यम से ही उन्होंने, अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली जो कांग्रेस थे वो अपने एफर्ट्स लगा रही थी, और एफर्ट्स के माध्यम से ही जो ब्रिटिशर्स थे वो एक प्रकार से इंडिया की जो पब्लिक थी, या फिर इंडिया की जो एक बार से हम देख एलीट वर्ग थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे थे। तो ये कांग्रेस के ही प्रयास थे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, कि कैबिनेट मिशन प्लान जब भारत में आया तो उस समय क्या चल रहा था। तो कांग्रेस डिमांडेड दैट पावर बी ट्रांसफर्ड टू वन सेंटर, दैट द माइनॉरिटी इज डिमांडेड बी वर्कड आउट द फ्रेमवर्क रेंजिंग फ्रॉम ऑटोनॉमी, कि कांग्रेस की डिमांड यही थी कि केवल एक सेंटर रखा जाए, किसी प्रकार से भारत को नहीं तोड़ा जाए, और एक प्रकार से जो माइनॉरिटीज हैं उनको अच्छी तरह से हम ऑटोनॉमी देंगे, और हम साथ ही में जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज है वहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो सिचुएशन वहाँ की है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक प्रकार से वहाँ पे रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं कि लेकिन अगर भारत को ब्रिटिशर्स छोड़ के जाते हैं, तो उसके बाद में केवल इंडियन यूनियन सिंगल होगा। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक प्रकार से दो ही देश नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं मुस्लिम लीग की डिमांड पाकिस्तान की थी, तो इससे पाकिस्तान की डिमांड को वो एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें एक प्रकार से जिन्ना को अलाउ कर दिया था कि आप एक प्रकार से आप कॉन्फ्रेंस को ब्रेक कर सकते हो, या फिर एक प्रकार से आप किसी भी प्रकार से अपनी बात रख सकते हो। तो ये भी इसके अंदर कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन अराइज की। कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो द कैबिनेट मिशन था वो लगभग मार्च 24 1946 को दिल्ली में आया। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि उसको उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किए, जो इंडियन लीडर्स थे, जो सभी पार्टीज के लीडर्स थे, उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट किए। और अगर हम देखें तो उसका मेन अगर इश्यू के ऊपर उनका अटका तो वो था कि एक तो उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए थी भारतीयों को, और साथ ही हम बात करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर फ्रेमिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग फ्रीडम टू इंडिया, कि एक प्रकार से अब हमें आज़ादी चाहिए, और आज़ादी के साथ हमें हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो उसके प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स हमें बता दिए जाएँ। तो एक प्रकार से ये हम इंडियंस की डिमांड थी, वो कैबिनेट मिशन के पास भी रखी गई। और इसके बाद हम बात करते हैं जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके मेन पॉइंट्स क्या-क्या हुए। तो जिसमें हम बात करते हैं जो फुल फ्लेज पाकिस्तान की, जो एक प्रकार से हम देखें तो पाकिस्तान की एक जो भारत के अगर हम देखें तो भारतीय टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने की डिमांड थी, उसको कैबिनेट मिशन ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उसी के साथ हम बात करते हैं कि द पाकिस्तान सो फॉर्म्ड वुड इंक्लूड ए लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन एज 38% ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड 48% ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशिया, की ईस्ट एरिया, कि एक प्रकार से हम देखते हैं तो पाकिस्तान अगर किस प्रकार से बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर वो बात कर रहे थे कि हम उनको नॉर्थ ईस्ट हिस्सा चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं असम का और जो बांग्लादेश है
ईस्ट बंगाल था, तो उसका इलाका चाहिए था। उसी के साथ हम बात करें नॉर्थ वेस्ट, जो कि हम बात करें बलूचिस्तान का इलाका, एनडब्ल्यूएफपी का इलाका, सिंध का, पंजाब का, तो ये इलाके थे तो वो उन्हें चाहिए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर नॉर्थ वेस्ट एरिया, तो वहाँ पे 38% पीपुल्स थे वो हिंदूज थे, या फिर एक प्रकार से नॉन मुस्लिम्स थे, लाइक जैसे सिख हैं वहाँ पे, पंजाब के अंदर सिख हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो एक प्रकार से वो सभी वहाँ पे थे। तो नॉर्थ वेस्ट को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हो। और साथ ही में बात करें जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदूज या फिर अदर नॉन मुस्लिम कास्ट वहाँ पे रहती हैं, तो एक प्रकार से 48% अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा हिस्सा होता है। हाँ, हम मान सकते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मेजोरिटी में नहीं थी, या फिर क्लियर मेजोरिटी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, मतलब 52% होना एक बड़ी बात है, लेकिन एक प्रकार से हम देखते हैं तो वहाँ पे 48% की भी बात सुनना ज़्यादा जायज़ था। जिसके बाद हम बात करते हैं, द वेरी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन वुड क्लेम सेपरेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल एंड सिख एंड द हिंदू डोमिनेटेड अंबाला एंड जालंधर डिवीजन ऑफ पंजाब। कि एक प्रकार से उन्होंने बताया कि जो कम्युनल अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा तो उसी के साथ हम सेपरेट करेंगे जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस है, वेस्ट बंगाल, एक बार तो वेस्ट बंगाल को हम सेपरेट कर देंगे, साथ ही में सिख और हिंदू डोमिनेटेड जो एरिया है अंबाला, मतलब अगर हम बात करें जो हमारा पंजाब है, और साथ ही में जालंधर, जो कि एक बार जालंधर डिवीजन जो भी पंजाब में है, तो इन डिविजन्स को भी हमें सेपरेट करना होगा। क्योंकि अगर वो ये ऐसा होता है कि भारत को, मतलब अगर पाकिस्तान का निर्माण होता है, तो जो ये इलाके हैं इनको भारत में ही रखना होगा। ये बात हम नेक्स्ट बात करें, जो पार्टीशन वुड एंड टेल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की, एक प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन होने की वजह से अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये कैबिनेट मिशन ने ये सब बोल के उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं डिवीजन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज वुड बी डेंजरस, कि अगर आर्म्ड फोर्सेज को डिवाइड किया गया कि आधी आर्म्ड फोर्सेज या फिर एक प्रकार से थोड़ा एक हिस्सा या फिर 30% या 40% की जितनी भी एक प्रकार से आर्म्ड फोर्सेज जो पाकिस्तान है उनको दी गई, साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को जीत दी गई, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि कौन सी आर्म्ड फोर्सेज किसको दी जाएगी, इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रोविंसेस असेंबलीज थी उनको 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया। इसमें बात करें सेक्शन ए, जिसमें कि एक प्रकार से हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस जाते थे, लाइक जैसे मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड ओडिशा। और साथ ही में बात करते हैं सेक्शन बी, जिसमें कि लाइक जैसे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध जैसे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जाते थे, जो एक प्रकार से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर मौजूद थे। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी, जिसमें भी एक प्रकार से मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जाते थे, वो नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर स्थित है, और वो थे बंगाल और असम। तो इस प्रकार से उन्होंने इस 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया। साथ ही में बात करते हैं कि उनके जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव थी, उन्होंने एक प्रकार से प्रोविंशियल सेक्शन और जो यूनियन लेवल्स के ऊपर भी इनको काफ़ी ज़्यादा डिवाइड करने की कोशिश की। और उसी के बाद हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि एक बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक प्रकार से किस प्रकार से इलेक्ट किया जाएगा, ये भी बताएगा। जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही में हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी 389 मेंबर्स की एक बॉडी होगी, और जिसके अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज होगी वहाँ से लगभग 292 या फिर 292 मेंबर्स वहाँ पे आएंगे। साथ ही में बात करें चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से, और भी वहाँ पे अपने जो मेंबर्स हैं वो सेंड करेंगे। और उसी के साथ हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो भी अपने 93 मेंबर्स को नॉमिनेट करके वहाँ पे सेंड करेंगे। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो in the Constituent Assembly, from Group A, B, C to sit separately to decide the constituent or province and disposable for the groups also, कि एक प्रकार से जो तीनों सेक्शंस के अंदर जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, जो ए बी सी के अंदर है, तो एक प्रकार से वो अलग अलग सेपरेटली बैठ सकते हैं, साथ में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और फिर अपनी जो जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो गवर्नमेंट को या फिर एक प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी उसको दे सकते हैं। तो ये उनके सामने एक प्रकार से उनकी बातें मानी गई। जिसके बाद हम बात करते हैं वहाँ पे एक कॉमन सेंटर की बात की गई। साथ ही में उन्होंने कहा गया कि जो कंट्रोल ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन और जो एक्सटर्नल अफेयर्स होगा, एक प्रकार से उसको जो इंडिया होगा उसको ही उसके अंडर में ही रखा जाएगा, इसको बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो प्रोविंसेस है वो फुल ऑटोनॉमी एंड रेजिडुअल पावर्स की, जो प्रोविंसेस होंगे अब उनके पास सबसे फुल ऑटोनॉमी होगी, और साथ ही में जो रेजिडुअल पावर्स पहले सेंटर के पास होते थे वो अब एक प्रकार से प्रोविंसेस के पास भी होंगे। उसी के साथ कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे अब वो एक प्रकार से जो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंसी के अंदर थे, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की पैरामाउंसी के अंदर थे, या फिर एक प्रकार से जो ब्रिटिश के अंडर वर्क किया करते थे ब्रिटिशर्स ही उनके जो फॉरेन अफेयर्स थे, या फिर प्रकार से उनके पास एक रेजिडेंट हुआ करता था। तो उस प्रकार से अब जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो बिल्कुल आज़ाद हैं, उनको बिल्कुल भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करना होगा। जिसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ए प्रोविंस वाज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ ए ग्रुप, कि जैसे ही फर्स्ट जनरल इलेक्शन होगा वो अपने किसी भी ग्रुप से बाहर आ सकता है। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो 10 साल के बाद, कि आफ्टर 10 ईयर्स ए प्रोविंस वाज टू बी फ्री टू कॉल फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक प्रकार से वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना किसी प्रकार का हिस्सा मांगने के लिए 10 साल के बाद प्रोविंसेस तैयार है। और एक प्रकार से हर प्रत्येक फर्स्ट जैसे जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद प्रोविंसेस अपने ग्रुप से या फिर किसी जिस ग्रुप में वो स्थित हैं उससे बाहर आ सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसी के माध्यम से एक इंटरिम गवर्नमेंट भी वहाँ पे फॉर्म की जाएगी और उसके बाद में जो जनरल इलेक्शंस होंगे उनको करवाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ग्रुप्स क्लोज की एक प्रकार से इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक प्रकार से अपने ही विचार बना लिए। जिसमें हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने कहा कि द कैबिनेट मिशन प्लान वाज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की। कांग्रेस ने यही सोचा कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। और साथ ही में वो उन्होंने कहा कि जो ग्रुपिंग है वो ऑप्शनल है, जिसमें कि वो बात करते हैं कि लाइक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वाज एनलार्ज्ड एंड द लीग नो लॉन्गर हैड ए वीटो पावर। कि उस एक प्रकार से जो कांग्रेस ने यही सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ जो पहले लीग के पास जो वीटो पावर्स थे जो उनको दिए गए थे क्रिप्स मिशन के द्वारा, तो वो भी एक प्रकार से उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। जिसी के साथ हम बात करते हैं जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या क्या सोचा। मुस्लिम लीग बिलीव्ड पाकिस्तान टू बी इम्प्लाइड इन द कंपलसरी ग्रुपिंग। जो कंपलसरी ग्रुपिंग है उसके अंदर पाकिस्तान को सोचा गया है कि एक प्रकार से दो ग्रुप बनाएंगे बी एंड सी, तो इनको मिला के पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाएगा। तो ये प्रकार से मुस्लिम लीग ने सोचा। तो ये अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग ने इसकी इंटरप्रिटेशन निकाली क्योंकि बिल्कुल भी क्लियर जवाब किसी को भी मालूम नहीं था। जिसके बाद हम बात करते हैं मैन ऑब्जेक्शंस। कांग्रेस ने कहा प्रोविंसेस शुड नॉट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस टू कम आउट ऑफ ए ग्रुप। प्रोविंसेस को वेट नहीं करने की जरूरत नहीं है कि वो किसी भी एक ग्रुप से बाहर आए और एक प्रकार से जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो तभी बाहर आ सकते हैं। उनको एक प्रकार से जो प्रोविंसेस हैं वो कभी भी बाहर आ जाने चाहिए। तो एक प्रकार से ये डिमांड होनी चाहिए। और एक बार दे शुड हैव द ऑप्शन टू नॉट ज्वाइनिंग ए ग्रुप और द इन द फर्स्ट प्लेस, कि पहले ही जैसे स्टार्टिंग होती है तो जैसे ग्रुप ए बी सी में डिवाइड किया गया है, अगर कोई भी प्रोविंस है वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं है, आप उनको बिना ज्वाइन करे या फिर दूसरा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत से ही ऐसी एक शर्त होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस की डिमांड थी। इसी के बाद आप साथ हम बात करें कंपलसरी ग्रुपिंग कॉन्ट्राडिक्शन आफ्टर रिपीट इंसिस्टेंस ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। जो एक प्रकार से जो कंपलसरी ग्रुपिंग है वो एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जो आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है उसके लिए, क्योंकि ऑटोनॉमी एक प्रकार से ऑटोनॉमी हर प्रकार की चीज़ की होती है। चाहे आप इसका मतलब ये है कि ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आप किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, लेकिन आपने कंपलसरी ग्रुपिंग कर दी है तो एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन में हो जाएगा कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है और जो कंपलसरी ग्रुपिंग है किसको ज़्यादा ऊपर दर्जा दिया जाए। इसके बाद हम बात करें एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट एक्सेप्टेबल। कि एक प्रकार से जो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एक प्रकार से कहा गया कि आपको नॉमिनेट करके मेंबर्स भेजने हैं, लेकिन जिसमें कहा गया कि आपको एक प्रकार से कांग्रेस की डिमांड थी कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी, क्योंकि वहाँ के पीपुल्स को भी एक प्रकार से डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे भी इलेक्शंस होने चाहिए और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेंबर्स आएंगे उनको भी एक प्रकार से इलेक्ट होके ही उनको भेजा जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार से हम देखते हैं कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा इसके लिए ऑब्जेक्शंस थी। उसी के साथ हम बात करते हैं जो मुस्लिम लीग थी उसकी क्या क्या ऑब्जेक्शन थी। उन्होंने कहा कि ग्रुपिंग शुड बी कंपलसरी विद सेक्शन बी एंड सी डेवलपिंग इनटू सॉलिड एंटिटीज विद ए व्यू टू फ्यूचर सिचुएशन इनटू पाकिस्तान। कि एक प्रकार से उन्होंने कहा कि जो कंपलसरी ग्रुपिंग है वो एक प्रकार से अच्छी बात है क्योंकि बी एंड सी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको सॉलिड बना दिया जाए ताकि इससे निकल भी नहीं सके। और एक प्रकार से जो पाकिस्तान की सिचुएशन है फ्यूचर, अगर पाकिस्तान की एक प्रकार से हम बनाना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह से हम बना सके। उसके साथ हम बात करते हैं द लीग हैड थॉट दैट द कांग्रेस वुड रिजेक्ट द प्लान फर्स्ट प्रोवाइड बट द गवर्नमेंट टू इनवाइट द लीव टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट। तो एक प्रकार से जो लीग ने कहा सोचा कि कांग्रेस इस प्लान को रिजेक्ट कर देगी और उसी के साथ गवर्नमेंट हमें एक प्रकार से बुलाएगी, जो मुस्लिम लीग है उनको बनाएगी कि आप इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण कीजिए। लेकिन एक प्रकार से अगर हम देखें तो लीग अपने इन मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। उसी के साथ हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, कि किस किस ने इसको एक्सेप्ट किया और किस किस ने इसको रिजेक्ट किया, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। कि मुस्लिम लीग ने जून 6 जून को और जो कांग्रेस थी उन्होंने 24 जून 1946 को इस प्लान को एक्सेप्ट किया और एक प्रकार से इसको लॉन्ग टर्म एजेंडा के रूप में कैबिनेट प्लान को रखा गया। जिसके बाद हम बात करें जुलाई 1946 को इलेक्शंस जो प्रोविंशियल असेंबली थी उनके अंदर इलेक्शंस हुए जिसमें कि उनसे उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी ने कहा वी आर नॉट बाउंड बाई ए सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि हमें एक प्रकार से किसी प्रकार की एक सिंगल थिंग या किसी प्रकार के एक विचार से हम बंधे हुए नहीं हैं, हम एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जाना चाहते हैं। और उसी के साथ हम बात करते हैं ब्लाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सोवरेन, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो बिल्कुल सोवरेन होगी, वो बिल्कुल एक प्रकार से संप्रभु होगी। और साथ ही में उन्होंने कहा कि हम उसी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसी के लिए हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी वहाँ पे ही डिसाइड करेंगे। तो ये नेहरू जी ने कहा। जिसके बाद हम बात करते हैं बिग प्रोबेबिलिटी इज दैट देयर वुड बी ग्रुपिंग एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम वुड बी
हैव ऑब्जेक्शन टू जॉइनिंग सेक्शन बी एंड सी, कि एक प्रकार से वहाँ पे उन्होंने कहा, एक प्रकार से सोचा गया कि जो एक प्रकार से बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक प्रकार से हम देखते हैं जो नॉर्थर्न फ्रंटियर प्रोविंस था और जो असम थे वो बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरफ जाना नहीं चाहते थे। और इस वजह से अगर हम देखें तो जो सेक्शन बी था और सी, तो एक प्रकार से मुस्लिम लीग को यही लग रहा था कि सेक्शन बी और सी के अंदर कंपल्सरी ग्रुपिंग होगी और उसकी वजह से जो एनडब्ल्यूएफपी और जो असम है वो उनके पास रह जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो जो ये दोनों के दोनों प्रोविंस थे वो एक प्रकार से बिल्कुल भी बी एंड सी के अंदर जाना नहीं चाहते थे, तो वो बिल्कुल भी इसको ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद हम बात करते हैं कि 29 जुलाई 1946 को द लीग विड्रो इज एक्सेप्टेंस टू ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान इन द रिस्पॉन्स ऑफ नेहरू जी स्टेटमेंट। जब नेहरू जी ने इसका स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी उसके लिए एक प्रकार से वो अब सोवरेन होगी और एक प्रकार से वो सब कुछ अपना राज कर सकती है। तो इसके जो अगर हम देखें तो इसके एक्सेप्टेंस को लेके लीग ने एक प्रकार से अपना जो लॉन्ग टर्म प्लान था उसको विड्रॉ कर लिया और इस वजह से उन्होंने कहा कि अब से स्टार्ट होगा एक कॉल फॉर ए डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम अगस्त 16 टू अचीव पाकिस्तान की, एक प्रकार से पाकिस्तान की डिमांड को अचीव करने के लिए अब स्टार्ट होगा डायरेक्ट एक्शन, जिसके अंदर कुछ भी किया जा सकता है। और अगर हम देखें तो बाद में उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस किया गया, एक प्रकार से हिंदू जो एक प्रकार से कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा उसमें देखे गए और काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो उस समय को बहुत लोगों की डेथ हुई और जिसके वजह से एक प्रकार से अगर हम देखें तो भारत को भी या फिर एक प्रकार से हम देखें तो पाकिस्तान का एक प्रकार से जो मकसद था उसको ये डायरेक्ट एक्शन ही एक ऐसा समय था उसके ही माध्यम से पाकिस्तान का मकसद कंप्लीट किया गया, जिसके बारे में अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या किस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन हुआ और किस प्रकार से आगे जो अदर अगर हम देखें तो जो अदर पॉसिबिलिटीज़ थी और अदर जो एक प्रकार से जो रूल्स थे वो किस प्रकार से है, जिनके बारे में हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।